स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात रह गई थी जिसको इसी क्लास में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। कार्यकाल के बारे में पढ़ा था कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का माना जाता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन 5 साल से पूर्व भी राज्यपाल उसको भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है। इसके अलावा भी हमने एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ली कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल संसद राष्ट्रीय आपात की स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह बढ़ाने का काम वो संसद करती है और संसद इस कार्यकालों को बढ़ाने के लिए विधि और कानून का निर्माण करती है और ऐसा संसद अनेक बार कर सकती है। यह तो चर्चा हमने कर ली थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और रह गई थी। वो ये रह गई थी, एक समय ऐसा आया था कि विधानसभा का कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था और एक ऐसा भी समय आया कि पुनः 6 साल को घटाकर 5 साल कर दिया। ये जानकारी भी हमें प्राप्त होनी बहुत जरूरी है। साथियों, अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान पुनः 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था। यह जो उलटफेर का जो कार्यक्रम हुआ था, इसके बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। हम यहां लिख लेते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल के बारे में पढ़ा कि कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन राज्यपाल 5 साल से पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है, इसके अलावा भी हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद विधि के माध्यम से कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकती है और ऐसा संसद अनेक बार कर सकती है। ऐसा संसद अनेक बार कर सकती है। अगर हम बातचीत करें तो हमने चर्चा की कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया और हमने ये भी चर्चा की कि पुनः 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया। ये जो पूरी कहानी है वो किस में आती है? कार्यकाल में आती है। विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन 5 वर्ष फिक्स नहीं है, पहले भी राज्यपाल उसको भंग कर सकता है विधानसभा को। इसके अलावा राष्ट्रीय आपात अगर लगा हुआ हो तो संसद, जरूरी नहीं है लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर, विधि बनाकर
विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। वो ऐसा संसद अनेक बार कर सकती है, आगे ऐसे 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है। इसके अलावा हमने जो जानकारी ली है वो ली है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, और यह 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। और पुनः मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई। इस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया। यह हमने अभी जो जानकारी ली है। इसके अलावा भी हम एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और चर्चा कर लेते हैं जो विधानसभा के अंतर्गत आता है, विधानसभा सदस्यों की योग्यता। साथियों, किसी पद पर जाने के लिए कुछ न कुछ योग्यता होती है, और विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी कुछ योग्यता है। बात यह है, हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता के बारे में। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इन योग्यताओं का भी उल्लेख संविधान में उल्लेखित होता है या नहीं होता है। तो साथियों, योग्यताओं का भी उल्लेख संविधान में उल्लेखित होता है, और इस जो विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं की जानकारी मिलती है। अब की योग्यताओं में कौन कौन सी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये आपको पता है कि पहली योग्यता तो हर योग्यता में शामिल मानी जाती है। भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कि अगर किसी की आयु 25 वर्ष है या 25 वर्ष से अधिक है तो वो विधानसभा सदस्य के लिए आदमी चुनाव लड़ सकता है, व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो योग्य माना जाता है। इसके अलावा एक योग्यता और है कि अनुसूची 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में शपथ ली हो। जब उम्मीदवार फॉर्म भरने जाता है तो वहां एक शपथ लेता है, और उस शपथ में जो पूरी जानकारी दी हुई होती है। ये जो शपथ है, इस शपथ का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में दिया गया है। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत जो शपथ है अभ्यर्थी के रूप में वो ली हो, ये योग्यता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योग्यता है, ये तो योग्यता है ही है, इसके अलावा भी कोई संसद विधि के माध्यम से अगर कोई योग्यता का निर्धारण करे वो भी पूरी होनी जरूरी है। कि ये 3-4 योग्यता तो है, बाद में संसद ने 1-2 योग्यता और शामिल कर दी या जोड़ दी, वो योग्यता भी उम्मीदवार के पास में होनी जरूरी है। इन योग्यताओं का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। अब हम जिस विषय के बारे में हमने चर्चा की है, इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। योग्यता, योग्यता का जो प्रावधान है वो प्रावधान कहाँ किया गया है, एक एक चीज हम पढ़ लेते हैं। प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में। हम प्रावधान भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में अनुच्छेदों का भी अध्ययन कर रहे हैं। अनुच्छेद भी याद हो, प्रावधान भी याद हो, तो प्रश्न गलत होने की बहुत कम संभावना रहती है। बाकी आपकी तैयारी और मेहनत पर निर्भर है कि प्रश्न आपका कैसे होने वाला है। इसके अलावा साथियों, आप सभी YouTube चैनल को देखते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप सभी के सहयोग से ही ये सब कुछ हो रहा है, सहयोग से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हम बातचीत कर रहे हैं योग्यताओं के बारे में। योग्यता में उल्लेख है पहली योग्यता, और आपको पता ही है भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर उम्र की बात करें तो उसकी मतलब जो उम्मीदवार है उसकी, बाकी मत सोच लेना आप, उसकी उम्र 25 वर्ष या इससे अधिक हो, इसके अलावा 3 नंबर योग्यता है, और 3 नंबर योग्यता यह कहती है अनुसूची 3। कौन सी सूची? अनुसूची 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में शपथ ली हो। अभ्यर्थी के रूप में
शपथ ली हो। इसके अलावा संसद विधि के माध्यम से निर्धारित योग्यता को पूरा करता हूँ, बात समझ में आ गई होगी। आप बात करें विधानसभा सदस्य की योग्यता के बारे में, और योग्यता कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और योग्यताओं में अगर बात करें तो पहली की योग्यता है, पहली योग्यता है कि भारत को नागरिक होना जरूरी है। दूसरी योग्यता है कि उम्र उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि अनुसूचित 3 के अंतर्गत अभ्यर्थी के रूप में शपथ ली हो। और चौथी योग्यता है कि संसद विधि के माध्यम से अगर ऐसी कोई योग्यताओं का निर्धारण करे उसकी को भी पूरा करना जरूरी है। अब हम बातचीत करें उपनिर्वाचन के बारे में। उपनिर्वाचन के बारे में भी आपको जानकारी पता है कि उपनिर्वाचन भी होता है, उपनिर्वाचन को भी करवाते हैं। उपनिर्वाचन का प्रावधान किस प्रकार किया गया है, उपनिर्वाचन कैसे होता है, पूरी की पूरी जानकारी पढ़ते हैं। सदस्यों का कार्यकाल माना जाता है 5 साल के लिए। सदस्यों का कार्यकाल कितना माना जाता है, 5 साल के लिए। पहले भी ऐसी कुछ घटना घट जाती है कि उसका पद रिक्त हो जाता है। कई कारण है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे या वो निर्योग्य घोषित हो जाए या अन्य जो कारण है, इस कारण से अगर उसका पद रिक्त हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, उपनिर्वाचन होता है। उपनिर्वाचन में क्या होता है, शेष बचे कार्यकाल के लिए होता है। अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है या उम्मीदवार ने त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा का कार्यकाल अभी 2 साल का बाकी है तो वो 2 साल के लिए ही निर्वाचित होगा। यह नहीं है कि अब वो 5 साल तक वो बना रहेगा, नहीं। अगर विधानसभा का जो शेष कार्यकाल है उस कार्यकाल तक वो पद पे बना रहता है, उसकी ये उपनिर्वाचन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अपन बात कर रहे हैं उपनिर्वाचन, और उपनिर्वाचन में अभी हमने बात की कि शेष बचे हुए रिक्त स्थान पर शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए हम यह चर्चा कर लेते हैं। रिक्त स्थान पर शेष बचे कार्यकाल के लिए इसके अलावा विधानसभा के भंग होने तक। ये मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो चुना गया, 2 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और बाद में एक नया आदमी आया, उसको 1 साल हो गई और बाद में विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो ये भी इसका भी कार्यकाल क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो ये है अपन उपनिर्वाचन के बारे में बातचीत करी। अब हम बातचीत करेंगे शपथ के बारे में कि इनको शपथ कौन दिलाता है। अगर शपथ की बात करें तो हमने पहले राज्यपाल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि शपथ का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान में किया गया है। और अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के बारे में बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रावधान किया गया है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो चुन कर आते हैं, उनको जो शपथ दिलाने का जो काम करते हैं वो काम करता है राज्यपाल, और या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाने का काम करता है। कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में ये उल्लेखित किया गया है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अगर हम बातचीत करें तो यहाँ इसमें विधानसभा भी शामिल है, विधान परिषद भी शामिल है, विधानमंडल के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें शामिल है। अब हम बातचीत कर लेते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। हम यहाँ लिख लेते हैं
शपथ के बारे में। क्या संविधान में ये उल्लेखित है? उल्लेखित है। कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 188 में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति, या तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाता है। और शपथ का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में। और शपथ वो जो लेते हैं वो किसकी लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। और हमें पता ही है कि वो निष्ठा की शपथ किस प्रकार लेते हैं। ये तो सब बातें हैं, वो लिखित बातें हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये विधानसभा में कुत्तों की तरह लड़ते हैं और ये हमारे द्वारा ही निर्वाचित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे बहस करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे की टांग खींचना और छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के लिए भाषण देना, ये सब ये चलता रहता है। यार उनको भी पता नहीं है, कभी किसी राजनेता के बारे में बोल देते हैं या किसी देशभक्त के बारे में बोल देते हैं, कभी किसी राजा महाराजा के बारे में बोल देते हैं, कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोल देते हैं। पता नहीं ये लोग कैसे होते हैं, लेकिन ये शपथ तो किसकी लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की लेते हैं। हम बात कर रहे हैं शपथ के बारे में। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में किया गया है। और क्या किया गया है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और ये किसकी शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब हम बातचीत करेंगे विधानसभा के कोरम या गणपूर्ति के बारे में। साथियों, कोरम और गणपूर्ति क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो न्यूनतम संख्या जिसके आने से विधानसभा की बैठक का संचालन किया जा सके, कि वो तो कम कम इतने सदस्य तो आने ही चाहिए। अगर वो सदस्य आते हैं, बैठक में भाग लेते हैं, तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। अब हम बातचीत करें कि विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, उसी को तो हम कोरम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम गणपूर्ति कहा जाता है। तो हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कोरम या इसको हम कहते हैं गणपूर्ति। विधानसभा के लिए कोरम और गणपूर्ति का जो प्रावधान है वो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में किया गया है, 189 में किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानसभा का कोरम या गणपूर्ति 1/10 ये है कुल सदस्य संख्या का या 10, और नीचे लिखा हुआ है जो भी अधिक हो। साथियों, मैं ये कह रहा हूं हम बातचीत कर रहे हैं कोरम या गणपूर्ति के बारे में, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में किया गया है, 189 में किया गया है। और प्रावधान में ये कहा गया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 या में लिखा गया है 10, जो भी अधिक हो। एक हम उदाहरण के लिए पढ़ते हैं कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं। गणपूर्ति या कोरम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में किया गया है और कहा गया है कि राज्य विधानसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10, जो भी अधिक हो। राजस्थान की बात करें तो 200 सदस्य है, 200 सदस्यों का 1/10 होता है 20। अगर राजस्थान में 20 सदस्य आते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। यह लिखा हुआ है 10, तो हम अब दोनों में से ज़्यादा कौन है? 10 से ज़्यादा है या 20? तो हमें पता है 20 ज़्यादा है। बात करें
गोवा की। गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है। 40 का 1/10 भाग होता है, मतलब 4। अब आपको पता है कि 4 ज़्यादा है या 10, तो 10, तो आप कम से कम कितने चाहिए? 10। बात करें सिक्किम की, सिक्किम में विधानसभा सदस्य संख्या है 32। 32 का अगर निकाले तो मतलब 3 सदस्य, 3 ज़्यादा है या 10, तो 10। तो इसमें लिखा गया या तो 1/10 और या होने चाहिए 10, और दोनों में से जो अधिक होता है वो क्या माना जाता है? कोरम माना जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो 20 सदस्य राजस्थान में क्या है? कोरम या गणपूर्ति है। अब हम बातचीत करेंगे कि विधानसभा सदस्य की इस्तीफा, विधानसभा सदस्य होता है वो इस्तीफा किसको देता है, इनके बारे में बातचीत करते हैं। साथियों, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है और या आप मेरा सहयोग करना चाहते हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाइए, और जिन्होंने ये काम किया है उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और जिन्होंने ये काम नहीं किया है उनका भी स्वागत है। हम बातचीत कर लेते हैं इस्तीफा के बारे में कि विधानसभा सदस्य होता है उसको लगे कि मुझे इस्तीफा देना है तो वो किसको देता है? क्या राज्यपाल को देता है, मुख्यमंत्री को देता है, या कोई किसी अध्यक्ष को देता है, या किसी समिति के अध्यक्ष को देता है? इनके बारे में अगर बातचीत करें तो पहली बात तो ये इस्तीफा देते ही नहीं है, इनसे तो इस्तीफा लिया जाता है, बाकी ये देते तो है ही नहीं एक बार चुनने के बाद में। लेकिन अगर देना हो तो, अगर उनको इस्तीफा देना हो तो वो विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। किसको देते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसी घटना आ जाती है कि किसी के दबाव में इस्तीफा दिया जाता है या किसी के लालच में से इस्तीफा दिया जाता है। अभी राजस्थान में जो घटना घटी है सचिन जी पायलट व अशोक जी गहलोत साहब के बीच में, इससे पता चलता है कि पता नहीं किसको कब निर्वाचित कर देते हैं, कौन सी पार्टी में मिल जाए, या किसी के लालच में आ जाए, किसी के पद के दबाव में आ जाए, या कुछ और ऐसी घटना घट जाती है। तो हमें 33वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ये देखेगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं है, कि इस्तीफा जो दे रहा है वो उस दबाव में तो नहीं दे रहा है, किसी के कहने पर तो नहीं दे रहा है, बंदूक की नोक पे तो नहीं दे रहा है, पैसों के लालच से तो नहीं दे रहा है, किसी पद के लालच से तो नहीं दे रहा है। पूरी की पूरी जो घटना है वो चेक की जाती है, देखी जाती है। और ये कौन देखता है? विधानसभा अध्यक्ष को ये पावर और शक्ति दी गई है कि विधानसभा अध्यक्ष ये देखें कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं इस्तीफे का बारे में। इस्तीफा और इस्तीफे का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में किया गया है। 90 में क्या किया गया है? प्रावधान। और किसका प्रावधान? इस्तीफे का प्रावधान। अब हम बातचीत कर लेते हैं ये किसको देते हैं। तो हम यहाँ पूरी घटना लिख लेते हैं। विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। संबोधित करते हुए देता है। किसको देते हैं? विधानसभा सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। और बाद में एक प्रावधान किया गया 33वां संविधान संशोधन। कौन सा? 33वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। यह है प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष यह निर्धारित करे कि इस्तीफा सही है या नहीं, कि अध्यक्ष ये देखें कि इस्तीफा सही है या नहीं। अपन बात कर रहे हैं इस्तीफा के बारे में,
और इस्तीफे के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। और 33वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ये देखें, ये निर्धारित करें कि इस्तीफा सही है या नहीं है। इनके बारे में जो जानकारी है ये हमने ले ली। साथियों, आप हमारे एक ग्रुप से जुड़ सकते हो जिसके माध्यम से हर दिन 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप तक भेजे जाएंगे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से संबंधित। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है और वो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक अगर हम बातचीत करें कि कुछ सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, नियोग्यता कैसी होती है। क्या आपने सुना है कि नियोग्यता भी होती है? जैसे एक हमने विधानसभा सदस्य को चुना और वो सदस्य आज तो भारत का नागरिक है, पहली योग्यता को पूरा करता है, लेकिन वो चुनने के बाद में 1 महीने 2 महीने 6 महीने 12 महीने बाद में जाके किसी अन्य पड़ोसी देश की सदस्यता ग्रहण कर ले तो फिर इसका मतलब है वो भारत का नागरिक नहीं है, तो वो नियोग्य पाया जाता है। इसके अलावा और भी है, अगर व्यक्ति कभी दिवालिया हो जाता है या न्यायालय द्वारा उसको विकृचित घोषित किया जाता है या इसके अलावा वो कोई लाभ का पद धारण कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाता है, नियोग्य हो जाता है। और नियोग्य होने के कारण उसको क्या करना पड़ता है, फिर त्याग पत्र देना पड़ता है और उसको पद से हटाया जाना पड़ता है। ये जो पूरी घटना है वो घटना हम 2 चीज़ों के माध्यम से पढ़ेंगे। एक तो नियोग्य कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विधानसभा सदस्य को नियोग्य घोषित करती है, अपन उन बातों के बारे में पढ़ेंगे, उन शब्दावली के बारे में पढ़ें जो विधानसभा सदस्य को नियोग्य घोषित करती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि नियोग्यता का निर्धारण करता कौन है। ये 2 बातें अपन महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम पहले ये कर लेते हैं कि नियोग्य होता क्या है। पहला हमने पढ़ा कि अगर वो भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है, नियोग्य माना जाता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति भारत की नागरिकता के अलावा भारत का व्यक्ति भारत में है लेकिन वो विधानसभा सदस्य के साथ साथ में कोई अन्य लाभ का पद धारण कर लिया तो वो व्यक्ति नियोग्य माना जाता है। या तो उसको लाभ का पद को त्यागना पड़ता है या विधानसभा सदस्य के पद को त्यागना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया हो तो वो नियोग्य माना जाएगा। अगर व्यक्ति न्यायालय के द्वारा उसको विकृचित घोषित कर दिया हो तो भी वो नियोग्य माना जाएगा। इसके अलावा अगर संसद ऐसी विधि और कानून का निर्माण करे और वो उस विधि और कानून के अंतर्गत शामिल नहीं होता है तो वो व्यक्ति नियोग्य माना जाता है। अब दूसरे पहलू को पढ़ते हैं कि ये जो नियोग्यता होती है इसका निर्धारण कौन करता है। नियोग्यता का जो निर्धारण है वो करता है राज्यपाल। क्या राज्यपाल किसी की सलाह से करता है या अपनी मन मर्जी से करता है या किसी से पूछता है, मुख्यमंत्री से पूछता है, प्रधानमंत्री से पूछता है, राष्ट्रपति से पूछता है या राज्य निर्वाचन आयोग से पूछता है या केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट लगा के लिखे, आप इसको देखें कि नियोग्यता का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में किया गया है और नियोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है और जिसकी सलाह ली जाती है उसका नाम है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर नियोग्यता का जो निर्धारण है वो किया जाता है। अब हम कुछ बातें लिख लेते हैं नियोग्यता के बारे में। हम बातचीत कर रहे हैं नियोग्यता के बारे में और नियोग्यता का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, उस अनुच्छेद का है 191। साथियों, हमने एक अनुच्छेद क्रम से पढ़े हैं, प्रावधान भी पढ़े हैं। आप कमेंट करके बताइए कि जिस प्रकार की जो शैली जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसे लग रही है। साथियों, हम प्रावधान के बारे में पढ़ रहे हैं 191 के बारे में। जो प्रावधान किया गया है वो ये है। अब हम पढ़ेंगे नियोग्यता के निर्धारण के तत्व है कौन कौन से हैं। अगर सदस्य, कौन सा सदस्य, विधानसभा सदस्य भारतीय नागरिकता का
परित्याग कर दें। क्या कर दें? किसका परित्याग कर दें? भारत की नागरिकता का। इसके अलावा सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर ले, लाभ का पद कर ले। इसके अलावा है वह दिवालिया घोषित हो जाए। इसके अलावा नंबर 4, वह न्यायालय के द्वारा विकृचित घोषित हो जाए। इसके अलावा संसद विधि के माध्यम से संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा न करें। संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करें। हम पढ़ रहे हैं सदस्य की नियोग्यता के बारे में कि नियोग्यता कौन कौन सी नियोग्यता पाई जाती है। तो हमने पढ़ा है कि अगर भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, या भारत या राज्य सरकार के अधीन को लाभ का पद धारण कर दे, या दिवालिया घोषित हो जाए, या न्यायालय के द्वारा विकृचित घोषित हो जाए, या संसद द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता हो, इन 5 में से कोई भी एक उसमें अगर पाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? नियोग्य घोषित हो जाता है। और ये जो नियोग्य घोषित होता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत ये बातें लिखी गई है। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अगले अनुच्छेद, जिसके बारे में नियोग्यता का निर्धारण के बारे में जानकारी मिलती है। ये तो नियोग्य है, इनमें से अगर एक चीज पाई जाती है तो नियोग्य कौन करता है, किसकी सलाह पर करता है, कैसे करता है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, अगर हम बातचीत करें नियोग्यता के निर्धारण की, नियोग्यता के निर्धारण की, और अगर नियोग्यता के जो निर्धारण है इसका अगर प्रावधान देखें हम कि प्रावधान कहाँ मिलता है, तो प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में। क्या प्रावधान मिलता है? नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है? नियोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है, और जिसकी सलाह से की जाती है उसको कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन, यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है साथियों, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। एक बार सोचना। अब हम थोड़ा लिख लेते हैं कि आपको भी तो समझ में आ जाए। राज्यपाल के द्वारा नियोग्यता का निर्धारण, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से किया जाता है, ये नियोग्यता के निर्धारण के बारे में हमने पढ़ा कि नियोग्यता का जो निर्धारण है वो कौन करता है। तो नियोग्यता का निर्धारण करता है राज्यपाल, और जिसकी सलाह से करता है उसका नाम है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह के माध्यम से नियोग्यता का निर्धारण करता है, ये राज्यपाल करता है। अब हम साथियों आगे हम पढ़ेंगे अभी कि
सदन की भाषा क्या होती है। सदन की भाषा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि सदन में सदस्य कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। बाकी तो हमें सदन में भाषा जो बोली जाती है उसका पता है। आजकल सोशल मीडिया इतना काम कर रहा है और व्हाट्सएप जो विश्वविद्यालय है उसमें भी इस प्रकार का काम होता है कि जो सदन में जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा हम आम लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो सदन में ऐसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि संसद के जो सदस्य होंगे वो हिंदी व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। उन्होंने तो ये प्रावधान किया गया कि संसद के जो सदस्य होंगे वो दो भाषाओं का प्रयोग करेंगे, हिंदी व अंग्रेजी की। लेकिन आप और मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी से हिंदी भी नहीं बोलनी आती, न अंग्रेजी बोलनी आती, और अगर वो विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य और यहाँ अगर अन्य कोई भाषा अगर बात करें, जैसे सदन कहें लोकसभा या राज्यसभा का चुन लिया जाता है, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया। तो जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको हिंदी और अंग्रेजी अच्छे ढंग से नहीं आती है, उनके लिए प्रावधान किया गया कि आप अध्यक्ष की अनुमति से आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि विधानसभा में कोई सदस्य जो शपथ ग्रहण करता है विधानसभा सदस्य के रूप में, तो वो मारवाड़ी भाषा में करता है। कुछ संसद में देखें तो वो राजस्थानी भाषा में करता है, लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं अगर मेरी मातृभाषा में अगर संसद की या राज्य विधानमंडल के सदस्य की अगर शपथ ग्रहण करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरी मातृभाषा में करता हूं, तो संबंधित अध्यक्ष से या संबंधित सभापति से मैं पूछता हूं क्या कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे एमएलए होते हैं जो मातृभाषा में बोलते हैं। क्या वो अपनी मनमर्जी से बोलते हैं या किसी से अनुमति ली जाती है या किसी से पूछा जाता है। साथियों, कोई भी मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या विधानसभा सदस्य हो, अगर उसको विधानसभा का अध्यक्ष इस बात की अनुमति दे कि आप अपने विचार मातृभाषा में रख सकते हो, तो रखा जा सकता है। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं संसद की भाषा के बारे में। अब हमारा अगला बिंदु है सदन की भाषा। सदन की भाषा और इस चीज का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में किया गया है। 210 में क्या किया गया है, इन बातों में चर्चा करते हैं कि विधानसभा सदस्य अपने विचार हिंदी व अंग्रेजी में रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि कुछ ऐसे सदस्य जिनको अगर ये दोनों ही नहीं है तो का उत्तर ये है कि विधानसभा सदस्य अपने अध्यक्ष की अनुमति से अपने विचार मातृभाषा में तो ये सदन की भाषा है और सदन की भाषा के बारे में यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे सदन की भाषा के अलावा भी कुछ ऐसे प्रावधान किया गया है जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। साथियों, कई बार अपन सुनते हैं कि विधानसभा में कुछ सदस्य आपस में ऐसे इस प्रकार के विचार रख देते हैं या इस प्रकार की बात रख देते हैं, इस प्रकार के आपस में बोलचाल हो जाता है, लेकिन उस पर न्यायालय कोई ध्यान नहीं देता है। न्यायालय कोई ध्यान
नहीं देता है। और कई बार आपने ये भी सुना है कि आज तक कभी सदन में न्यायालय के बारे में कोई बातचीत नहीं होती है, न किसी जज के बारे में कहा जाता है, न उच्च न्यायालय के बारे में कहा जाता है, न उच्चतम न्यायालय के बारे में कहा जाता है, न जिला न्यायालय के बारे में कहा जाता है, न न्यायालयों के बारे में टीका टिप्पणी हो जाती है, नहीं होती है। आपने सुना होगा कि संसद के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, नेता के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, एक दूसरे मंत्री के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हमने कभी जज के बारे में नहीं सुना, कभी न्यायालय के बारे में नहीं सुना। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि विधान जो मंडल है, इसमें अगर कोई ऐसी विधानमंडल में ऐसी कोई टिप्पणी हो जाए, उस पर न्यायालय कोई ध्यान नहीं देगा और न्यायालय के बारे में कोई विधानमंडल के सदस्य टिप्पणी नहीं करेगा। मतलब ये वह दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? ऐसे जुड़े हुए हैं कि आप मेरी आलोचना मत करना और मैं आपका ख्याल रखूंगा। मतलब यह है कि न मैं आपकी आलोचना करूंगा, न आप मेरी आलोचना करना, हम दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। और वो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि न्याय जो पालिका है, न्याय पालिका ही हमारे देश को चला रही है। अगर वास्तव में हमें अगर किसी को भ्रम है कि देश को मोदी चला रहा है, देश को अमित शाह चला रहा है, देश को राजनाथ सिंह चला रहा है, देश को अशोक गहलोत चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, देश को न्यायपालिका ही चला रही है। न्यायपालिका अगर भारत में अगर नहीं हो तो 5 दिन के अंदर अंदर देश में बंटाधार हो जाए। हम बातचीत कर लेते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, और हमारा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211। साथियों को 211 के बारे में बातचीत करें तो इसमें लिखा कि राज्य विधानमंडल न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था, राज्य विधानमंडल कौन सी पालिका पर? न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। और विधानमंडल का मतलब ये हो गया, इसमें शामिल है आपकी विधानसभा और इसमें शामिल है विधान परिषद। विधानसभा माने या विधान परिषद माने दोनों के सदस्य न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इसके अलावा ये जो बातें लिखी गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 211 में लिखी गई है। अगर पूछ ले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 क्या कहता है, तो उसमें ये लिखना है न विधानसभा न विधान परिषद बल्कि दोनों की राज्य विधानमंडल न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अब न्यायपालिका राज्य विधानमंडल में होने वाले व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 यह कहता है कि न्यायपालिका विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद में होने वाले व्यवहार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कि राज्य न्यायपालिका भी विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में होने वाले व्यवहार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। साथियों, इसके अलावा भी कुछ 1-2 महत्वपूर्ण और बिंदु है, उसकी जानकारी भी हमें होना बहुत जरूरी है। अगर हम बातचीत करें कि विधानसभा का जो कार्यकाल है, विधानसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो हमने का 5 साल का माना जाता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है और हमने ये भी जानकारी प्राप्त है कि उसको पहले भी भंग कर सकता है। तो उसके बारे में जानकारी करते हैं, भंग कौन करता है, भंग कैसे किया जाता है, भंग करने की क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, क्या इसका उल्लेख है या नहीं है, या राज्यपाल कैसे भंग करता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको पता होनी जरूरी है। विधानसभा के बारे में बातचीत करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का माना जाता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी
5 साल का माना जाता है, लेकिन पहले जो भंग करता है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। क्या इसका उल्लेख कहीं भारतीय संविधान में उल्लेखित है या नहीं है? क्या मैं मेरी मनमर्जी से बता रहा हूँ? पूरी की पूरी जानकारी अभी हम यहाँ लेंगे। अगर हम बातचीत करें विधानसभा की, तो ये जो प्रावधान हम जो अभी हमने पढ़ा है, ये इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 174 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 क्या कहता है? वो ये कहता है राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व भंग या इसका भी दूसरा नाम विघटन कर सकता है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो अनुच्छेद 174 में लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं राज्यपाल क्यों, कौन से सदन को? विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, समय से पूर्व उसका विघटन कर सकता है। क्या विधान परिषद का भी करता है क्या? तो अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का कभी न तो भंग होता है न विघटन होता है। विधानसभा क्या है कि विधानसभा तो आपको पता है स्थायी सदन है, और इसकी क्या होती है? समाप्ति होती है, न इसका भंग होता है न विघटन होता है। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है वो जब विधान परिषद पढ़ेंगे तब उसमें हम लेंगे कि इसका भंग और विघटन कैसे होता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और वो हमारा है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है, और अच्छा प्रश्न बनता है इससे संबंधित। हम यहाँ बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है, और महत्वपूर्ण पद होने के नाते हमें अगर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी है तो विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष आपस में एक दूसरे से मतलब कुछ बिंदुओं में समान है। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? इनको शपथ कौन दिलाता है? इनका कार्यकाल कितना माना जाता है? इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? जब इनकी नियुक्ति होती है उस तिथि का निर्धारण कौन करता है? पूरी की पूरी जानकारी हम इसी क्लास में लेंगे। अगर माने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, तो इनकी अगर नियुक्ति के बारे में बातचीत करें तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जो हमें जानकारी जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में अगर बातचीत करें तो कहीं प्रावधान भी किया गया है, तो साथियों इनका भी प्रावधान कहीं किया गया है। अगर हम प्रावधान के बारे में बातचीत करें तो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के बारे में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 में क्या लिखा गया है? तो विधानसभा सदस्य या विधानसभा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का यथाशीघ्र निर्वाचन करेगी। यथाशीघ्र किसका निर्वाचन करेगी? कोई समय का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यथाशीघ्र का मतलब है आपको 2 आदमियों का निर्वाचन करना है, 2 पदों का निर्वाचन करना है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का। अगर हम यह कहें कि इसका प्रावधान, तो प्रावधान की अगर बात करें तो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में है। अगर हम बातचीत करें नियुक्ति कौन करता है, तो जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर बात रही कि जो नियुक्ति होती है उसकी तिथि का निर्धारण कौन करता है? जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति की जो तिथि होती है उस तिथि का निर्धारण अगर बात करें तो तिथि का निर्धारण है ये भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल तिथि का निर्धारण करता है। और इनका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष, एक व्यक्ति को विधानसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। अगर हम बातचीत करें
कि अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, नियुक्ति की तिथि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और भाग लेकर किसका निर्वाचन करते हैं, अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है। पहले शपथ के बारे में जानकारी कर लेते हैं। शपथ तो हमें पता है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है, न इस प्रकार का कोई प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बातचीत करें शपथ की, तो शपथ के बारे में जानकारी ये मिलती है कि विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष से शपथ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब विधानसभा सदस्य बनकर आता है उस समय विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनकी कोई शपथ नहीं है। तो हम यह लिख लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ का प्रावधान नहीं है, शपथ का प्रावधान नहीं है। तो किसकी है, विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इनके बारे में एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, जिसका प्रावधान अनुच्छेद भारतीय संविधान के 178 में किया गया है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, नियुक्ति की तिथि का जो निर्धारण है वो राज्यपाल करता है, और निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से करते हैं। शपथ इनको कौन दिलाता है, तो शपथ इनको राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है, और वह विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है, विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। इसके अलावा इनके क्या कार्य हैं और इनको क्या विशेषाधिकार है, इनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। अगर बातचीत करें कार्य के बारे में, क्या कार्य है, तो इनकी कार्य है कि विधानसभा की बैठक का संचालन, सदन में शांति व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था नहीं, शांति व्यवस्था। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करना। अगर कोई विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो कौन करता है, तो उसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कोई धन विधेयक है या नहीं। इसके अलावा एक अध्यक्ष का और भी महत्वपूर्ण कार्य है, वो देखो, दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण काफ़ी बार ये प्रश्न आता है और हमें पता होना जरूरी है। अगर दल बदल का नाम आ जाए कि दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो वो कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। अगर प्रश्न आ जाए कि सदस्यों के निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है, विधानसभा, तो उसमें आपको लिखना है राज्यपाल। लेकिन अगर दल बदल की बात आ जाए तो दल बदल में ये याद रखना कि दल बदल में कौन विधानसभा अध्यक्ष तय करता है कि सदस्य निर्योग्य है या योग्य है। इसके अलावा
इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, और ये बातें हैं कि ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो हम थोड़े एक पत्र की बात कर लेते हैं और उस पत्र का नाम है त्याग पत्र। त्याग पत्र की बात करें तो ये अपना त्याग पत्र, यह अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, ये कौन सा पत्र किसको देता है, तो ये त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष ने कहा कि तू मेरे को त्याग पत्र देता है तो मैं आपको मेरा दे दूंगा। उपाध्यक्ष का त्याग पत्र अध्यक्ष को दिया जाता है, हम बात कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के त्याग पत्र के बारे में, और ये अपना त्याग पत्र है विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्यों के बारे में पढ़ी है। आगे की क्लास में भी और हम वापस चर्चा करेंगे कि इनके अलावा विधानसभा के क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया है, कौन कौन से विशेष अधिकार है। इसलिए साथी आप हमसे जुड़े रहिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं सही व सटीक पढ़ा रहा हूं। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। जय हिंद, जय भारत माता, जय मां सरस्वती। कमेंट करके जरूर बताइए आप।